हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑब्स्टैटिक्स यानी कि प्रस्तुति तंत्र का पहला पॉइंट, स्त्री श्रोणि का वर्णन। तो स्त्री श्रोणि में अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्त्री श्रोणि का माप, श्रोणि की अस्थियां और श्रोणि की संधि, ये तीनों काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रोणि की परिभाषा। आचार्य डलहन ने उरह संधि के नीचे व स्मरण मंदिर के ऊपर का जो भाग है उसे श्रोणि माना है। श्रोणि का माप। पुरुष की उरह के प्रमाण के अनुसार स्त्री की श्रोणि होती है और स्त्री के उरह के विस्तार 18 अंगुल है। उसी के बराबर पुरुष की कटी, मतलब अपोजिट वाइस वर्सा कर दिया। पुरुष का उरह है तो स्त्री का श्रोणि, पुरुष का उरह स्त्री की श्रोणि, वहीं स्त्री का उरह तो पुरुष का कटी वाला भाग बोल दिया गया। अभी आचार्य चक्रपाणि ने जो स्त्री की श्रोणि है उसका माप उंगली प्रमाण में 24 अंगुल बताया है। आचार्य डलहन ने बोला कि 12 से 24 अंगुल के बीच में हो सकता है। अभी हम आगे देखते हैं श्रोणि की अस्थियां। इससे पहले एक पॉइंट है कि पुरुष या कुमार का जो ऊर्ध्व भाग होता है वो गुरु होता है जनरली, और स्त्री का या कुमारियों का अधो भाग बड़ा होता है। फिर श्रोणि की अस्थियां। तो श्रोणि में कितनी अस्थि है तो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग माना है। जैसे द्वे श्रोणि फलके एकम भग्न अस्थि, ये चरक ने माना है, यानी कि चरक ने 3 माना है। 2 श्रोणि फलक और 1 भग अस्थि। वैसे ही सुश्रुत ने 5 माने हैं। श्रोण्यम पंचम तेषाम गुद भग नितंबेषु चत्वारि त्रिक संधि संशितमेकम, यानी कि सुश्रुत ने 5 माने। तो इसको याद करने का एक सिंपल ट्रिक है कि चवसु, चवसु, चरक वाग्भट सुश्रुत, इसमें आप लिख सकते हैं 3 4 5। तो चरक ने 3 माने हैं, वाग्भट ने 4 और सुश्रुत ने 5। तो इस टेबल में आप देख सकते हैं कि चरक ने श्रोणि फलक 2 माने हैं और भगस्थि 1, वहीं सुश्रुत ने गोदास्थि भगास्थि 1 माना, नितंबास्थि 2 और त्रिक अस्थि 1। अष्टांग संग्रह ने 4 माने हैं टोटल, नितंबास्थि 2, भगास्थि 1 और त्रिक 1। तो ये हुआ हमारा अस्थियों का वर्णन। अभी देखते हैं श्रोणि की संधियां। तो यहाँ पे श्लोक आता है, त्रय कटी कपालेषु, 3 मानते हैं कटी, मतलब 3 संधियां अपने यहाँ पे मानी जाती हैं। सुश्रुत ने, अष्टांग ने, सबने यही माना, लेकिन एक आचार्य थे हारण चंद्र, उनके मत अनुसार यहाँ पे 5 संधियां होती हैं। अभी गुद, भग और नितंब के जो सामुद्र संधि होती है, कटी कपाल में तनुसेवनीय संधि होती है। तो अब हम देख रहे हैं योनि। स्त्री में योनि की गणना बाहरी मुख स्रोतस में की गई है, जो रक्त को नीचे की ओर वहन कराती है। यहाँ पे ये बात देखने वाली है कि स्त्रियों में और पुरुषों में एक अंतर हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि कैसे पुरुषों में सिर्फ 9 बाहरी मुख स्रोतस है, वही स्त्रियों में 12 बाहरी मुख स्रोतस माने गए हैं, यानी कि 3 अतिरिक्त स्रोतस। नॉर्मली 2 स्तन्य एक्स्ट्रा होते हैं और 1 योनि। इसी को अलग अलग नामों से अलग अलग आचार्यों ने वर्णित किया है। जैसे आचार्य वाग्भट ने 2 स्तन और 1 रक्तपथ अधिक माना है, वही आचार्य भाव मिश्र ने 2 स्तन और 1 गर्भ वर्त्म अधिक माना है। बाकी टोटल 12 बाहरी मुख स्रोतस स्त्री में होते हैं, वो एक फैक्ट है। अब आती है योनि की आकृति, जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ये श्लोक अगर याद कर सकते हैं तो करिए। ये श्लोक शंख नाभि वाला, इसमें ये जो शंख नाभि वाला वर्ड है ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसे जरूर याद करिएगा। और शंख नाभि के आकार का हमारी योनि होती है। इसमें 3 आवरण होते हैं। ये जो 3 आवरण है, इसका जो तीसरा आवरण है जो पित्ताशय और पक्वाशय के बीच में होता है, उसको गर्भाशय की संज्ञा दी गई है। अभी योनि की नाड़ियां, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, तो 3 नाड़ियां मानी हुई है, समीरण, चंद्रमुखी और गौरी। ये जो नाड़ियां हैं, इनका स्थान और इनके फल का वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो समीरण नाड़ी में मदनाथ पत्र, इसका स्थान माना गया है, और इसमें अगर वीर्य गिरता है तो वो निष्फल्य हो जाता है। फिर आता है चंद्रमासी,
इसका स्थान कंदर्प गे माना गया, यानी कि योनि का नालिका मध्य, योनि नालिका का जो मध्य वाला भाग है वहाँ, यहाँ पे कन्या प्रस्ताविन और रति में सुख साध्य होता है। फिर आता है गौरी। ये जो है ये योनि नालिका की अत्यधिक गहराई में होता है। इसका स्थान उपस्थ गर्भ माना गया है। इसमें पुत्र प्रसवीन और कष्टोपभोग्य या अधिक रति से संतुष्ट होने वाली। यहाँ पे इनका वर्णन खत्म होता है। अभी आता है योनि की आकृति और उसके प्रमाण। तो यहाँ पे काश्यप ने लक्षण बताए हैं और इनका योनियों मतलब जो भी योनि की आकृति है उसके अकॉर्डिंग उसका परिणाम बताए। अब जैसे आप देख सकते हैं कि अगर षष्ठ आकृति है तो अपत्य लाभ वाला होता है, पीन है तो सौभाग्य, लंबी है तो अपत्यवध, अगर मंडलाकार है तो व्याभिचार। वैसे ही यहाँ पे पूरा वर्णन किया गया है। आप इसको एक बार रीड कर लीजिए कि ये उतना में इम्पोर्टेंट नहीं है पर हल्का फुल्का आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है।